ठीक है बेटा, देखिए कि ये 12th में एक क्वेश्चन आता है, निम्न पर टिप्पणियां कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, हर हालत में आता ही आता है। और यहाँ पे जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 3 टिप्पणियां आपसे पूछी जाएंगी। आज हम आपको कि पार्ट 1 में कुछ टिप्पणियां बता रहे हैं और 10 जो इंपॉर्टेंट टिप्पणी हैं, इन टिप्पणियों में से ही आएंगी 100%। और इनमें से जो आएंगी उनमें से 10 आज मैं आपको बता दूंगा, और जो शेष बची होंगी 4-5 बच जाएं या 10 बच जाएं वो और बता दूंगा। इनमें से कुछ छूटेगा नहीं। अगर आपने ये तैयार कर ली तो 5 नंबर केमिस्ट्री में आपको हर हालत में ये मिल ही जाएंगे। तो इन टिप्पणियों पे ज्यादा समय ना गमाते हुए हम लोग एक एक टिप्पणी की बात कर लेते हैं। जैसे इन टिप्पणियों में देखें तो पहली मैंने रिएक्शन लिखी है प्रोटेस्ट फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण या ईथर विलियमसन संश्लेषण विधि से पूछी जाती है, और जबकि एक ही अभिक्रिया होती है। एक एल्डोल संघनन आता है, एक क्रॉस एल्डोल संघनन, राइमर टीमन अभिक्रिया, डॉर्जन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया, गाटरमान कोकेल्डिहाइड संश्लेषण। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में जो टिप्पणियां आएंगी वो इन्हीं में से आ जाएंगी, क्योंकि आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट कुछ रिएक्शन जो छूट रही हैं उनमें भी हम लोग रख लेंगे, लेकिन कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ेंगे कि एक भी नंबर हमारा मिस हो। क्योंकि इस नंबर की उपयोगिता अगर हम देखेंगे कि जब हमारी मार्कशीट आती है और उस समय जब आधा नंबर तक कम होता है और परसेंटेज को डाउन करता है, तो उस समय नंबर की उपयोगिता बहुत अधिक मालूम होती है। क्योंकि मार्कशीट में अगर आप मान लीजिए कि आपके 91% आधा नंबर कम है, और आधा नंबर कम होने पर 90% रिजल्ट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि 89.5 हो जाएगा। और अगर आपने आधा नंबर बढ़ा लिया तो आपका 90% मार्क्स आ जाएंगे। केमिस्ट्री में नंबर बहुत सरल मिलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि टिप्पणियां हैं तो इसमें आप पेज लिखें, आधा पेज भरें या 2/3 पेज भरें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें सॉलिड आंसर होना चाहिए कि जो पूछा जाए बस केवल वही होना चाहिए, और आपके पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स जैसे नंबर मिलते हैं। अगर आपकी रिएक्शन गलत हो रही है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन एक तरीका हम आपको और बताएंगे कि आपको टिप्पणियां याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रिएक्शन कर लेते हैं तो रिएक्शन से ही आप थ्योरी लिख सकते हैं। चलो देखते हैं एक एक अभिक्रिया। सबसे पहले प्रोटेज अभिक्रिया की बात करें। ठीक है बेटा, 10 इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं, इसमें से हम फर्स्ट टिप्पणी की बात करें तो पहली आती है प्रोटेज फिटिंग अभिक्रिया। और इस प्रोटेज फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करेंगे कि इनको याद नहीं करेंगे, केवल समझेंगे, और समझने से ही हम इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। एरोमेटिक हैलाइड में अगर हम ले तो C6H5Cl, और इसे सोडियम धातु के साथ एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, CH3Cl ले सकते हो। और अच्छा ये चीज याद रखेंगे कि हैलाइड की जगह पे जैसे हैलोजन लिए जाते हैं, हैलोजन में Cl है, Br है, I है और F है, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो प्रेजेंस रहेगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो 2 हैलोजन परमाणु है, इसीलिए यहाँ पे हम ट्वाइस लगाएंगे। और जब ट्वाइस लगाएंगे तो यहां से Cl और Na और यहां से Cl ये निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा C6H5 और इधर क्या बचा है CH3। तो यहाँ पे ये CH3 लग जाएगा और प्लस निकल जाएगा ट्वाइस NaCl। अब ये जो बना है ये वो टॉलुइन बना है, टॉलुइन। अगर हम यहाँ पे थ्योरी लिखें तो क्या लिखेंगे, एक एरोमेटिक हैलाइड तथा 1 मोल एलिफेटिक हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही प्रोटेस्ट फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारी है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया को ऐसे याद रखोगे, फिटिंग रिएक्शन इसको ऐसे याद रखोगे कि यहां पर हमने एक एरोमेटिक लिया था और एक एलिफेटिक लिया था। यहां पर दोनों हैलाइड जो हमारे होंगे वो एलिफेटिक होंगे, एरोमेटिक होंगे, C6H5 और C6H5I भी ले सकते हो, और प्लस Na प्लस C6H5I।
अब ये आपके फेनिल आयोडाइड है, ये भी फेनिल आयोडाइड है, ये दोनों एरोमेटिक हैलाइड है। और यहां पे हम ले लेंगे शुष्क ईथर। देखिए ये चीज कॉमन है कि इसमें भी शुष्क ईथर है, इसमें भी शुष्क ईथर है। ध्यान क्या रखेंगे, यहां पर एक एरोमेटिक हैलाइड है और एक एलिफेटिक है, और यहाँ पे दोनों एरोमेटिक हैलाइड है और दो हेलोजन है, तो यहाँ पे ट्वाइस लगाएंगे। तो ये आई और Na यहां से आई निकल जाएगा, आपके पास बचेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 और प्लस क्या निकलेगा, ट्वाइस NaI। अब इनके नाम की अगर आप बात करोगे तो ये फेनिल आयोडाइड है, ये भी फेनिल आयोडाइड है, तो ये दोनों मोल क्या है, फेनिल आयोडाइड, फेनिल आयोडाइड। और ये क्या बना, बाईफेनिल बना। दो फेनिल समूह है तो इन्हें क्या लिखेंगे, बाईफेनिल। अब इसकी थ्योरी भी आप आसान तरीके से लिख सकते हो कि दो मोल एरोमेटिक हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर बाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो दूसरी रिएक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी। थर्ड रिएक्शन हमारी थी विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण। और बेटा इस विलियमसन संश्लेषण को ईथर विलियमसन संश्लेषण विधि भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया को अगर देखें तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि कोई सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, कोई सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे और एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो डाइएथिल ईथर बनेगा। जैसे हम यहां पे लेते हैं C2H5ONa, तो ये हमारा है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। क्योंकि आईपीएससी जब आपने पढ़ी थी तो ये एल्कोक्साइड होता है, तो एल्कोक्साइड में एथिल ग्रुप है तो एथॉक्साइड हो जाएगा और ये सोडियम है। अब क्या कराएंगे हम, किसी एल्किल हैलाइड, तो हमने ले लिया C2H5Br ले लिया, ये एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड, और इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो यहां से NaBr निकल जाएगा, यहां से NaBr निकल जाएगा और आपके पास बचेगा C2H5OC2H5। अब जैसे इसकी थ्योरी लिखनी है आप ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जांपल में जो सोडियम एथॉक्साइड है और ये एथिल ब्रोमाइड है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ कराने पर डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो ये क्या है, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर। बेटा इसकी आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो ये देखिए ओ जो है, एक तो एल्कोक्सी ग्रुप तोड़ लेते हैं तो आपका हो सकता है एथिल एथॉक्सी, एथिल एथॉक्सी, या फिर आप इधर से जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, या इसे एथेन भी कह सकते हैं। चौथी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो विलियमसन संश्लेषण के बाद जो चौथी टिप्पणी हमने दी थी वो एल्डोल दी थी, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। और बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बराबर पूछी जाती है, एल्डोल संघनन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में दो अणु अगर संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही एल्डोल संघनन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर हम एस्टल्डिहाइड ले लें, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO, तो एक हाइड्रोजन हम इसका ऊपर लगा देंगे और एक ऑक्सीजन लगा देंगे, डबल बॉन्ड O। अगला जो इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बेटा अगर इसकी आईयूपीएसी पूछी जाए तो इसकी आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में हल लगता है और दो कार्बन है तो एथेनॉल। अब यहां पर जो एस्टल्डिहाइड है दूसरा कंपाउंड लिखेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये वाले तीनों हाइड्रोजन ओपन कर देंगे, तीनों हाइड्रोजन ओपन कर देंगे, ये बन जाएगा CHO। इसको ऐसे रखेंगे, अब क्रिया कराएंगे तो यहां पर देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन इसके साथ संयोजित होगा और संयोजित होकर
अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब दोबारा से जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 ऐसे रहेगा कार्बन, और यहां से हाइड्रोजन वैसे रखेंगे, और ये H और ऑक्सीजन जुड़कर पुनर्संयोजित होगा तो इस कार्बन के नीचे लग जाएगा OH। और ये आपका कार्बन है, ये हाइड्रोजन यहां चला गया, तो ये कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा, और इसके साथ आपके 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो ये लगा देंगे, और ये बन जाएगा CHO। बेटा इसकी IUPAC की बात करेंगे तो क्रियात्मक समूह इधर है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, देखिए 3 पे OH लगाए तो 3 हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है टोटल 4, तो ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और ये रिएक्शन बेटा ये और पूछी जाती है कैसे प्राप्त करोगे, और बहुत ज्यादा आती है कि कैसे प्राप्त करोगे। एथेनल, इसका आईपीएसी क्या होता है, एथेनल, एथेनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जैसे ही पूछे तो आप याद रखेंगे कि एल्डोल संघनन पूछा जा रहा है, क्योंकि 2 कार्बन से 4 कार्बन पूछे जाए, वैसे तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, वैसे अगर एल्डोल संघनन करा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक मतलब ये आराम से जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन जाएगा। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो हम परिभाषा यही लिख सकते हैं कि 2 मोल एस्टल्डिहाइड संयोजित होकर एल्डोल का निर्माण करते हैं, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। बेटा यहां पर क्या ले लेंगे, एल्डोल, ये हमारा जो बना है वो क्या बना है, एल्डोल। बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन। सर जब आप लोगों ने एल्डोल संघनन पढ़ा और एल्डोल संघनन जब पढ़ लिया तो क्रॉस एल्डोल संघनन की अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि यहां पे 2 भिन्न भिन्न अगर एल्डिहाइड लिए जाए, या 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लिए जाए, अथवा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लिया जाए और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो उस प्रक्रिया को ही क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे हमने यहां पे लिया CH3 CHO, बेटा एक H और डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं आईपीएसी, एथेनल, एथेनल। इसकी अभिक्रिया करा दें कीटोन से, और एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, ये हमें याद रखना है। अब यहां पे देखिए कि ये वाला जो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे ये ओपन कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद C, और ये फंक्शनल ग्रुप कीटो है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा कि ये H इसके साथ जुड़ेगा और पुनर्संयोजित हो जाएगा, तो ये CH3 ऐसे रहेगा कार्बन, और इसके साथ हाइड्रोजन लगाता है ऐसे, और ये OH लग जाएगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया इधर, तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन लगेगा और इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे जैसे जुड़े थे। अगला C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन ये जो बना है ये क्या बना है, एल्डोल ही बना है। लेकिन आईपीएसी अगर हम बात करें तो क्रियात्मक समूह जिधर से जुड़ा होता है उस कार्बन को सबसे कम अंक देते हैं, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 1 मिनट, ये 1 है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन, 4 पे OH लगाए तो 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और 4 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन है, और इस पे क्या लगा, CO समूह लगा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनो, क्या हो जाएगा, सॉरी, पेंटेनोन, पेंटेनोन। बेटा कीटो समूह जब लगा होता है तो नोन सफिक्स में जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन। बेटा ये भी कैसे प्राप्त करोगे में रिएक्शन आती है, ये ध्यान रखेंगे। अगली जो रिएक्शन है हमारी, अगला जो हमारा टॉपिक है क्रॉस एल्डोल संघनन के बाद राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया, राइमर टीमन, राइमर टीमन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस राइमर टीमन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, फिनॉल,
फिनॉल का फार्मूला जो होता है वो बेंजीन रिंग पे हम लोग क्या करेंगे, OH लगा लेंगे। अब जैसे फिनॉल का फार्मूला जो होता है वो C6H5OH होता है, और जब तक इस पे कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा होता है तब तक इसमें हम नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, तब तक आर्थो मेटा पैरा नहीं बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे OH जोड़ लेंगे तो ये वाली पोजीशन हमारी क्या कहलाएगी, आर्थो कहलाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ये फिनॉल लिया, और फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराएंगे, CCl4। और बेटा यहाँ पे CCl4 के साथ क्या करेंगे, कास्टिक सोडा भी लेंगे। कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो NaOH या KOH लेते हैं, तो यहां पर हमने ले लिया NaOH। और कितने मोल NaOH लेंगे, क्योंकि 4Cl है, और 4Cl है तो 2 बढ़ा के 6 NaOH ले लेंगे और अभिक्रिया कराएंगे। यहां पर जब हम अभिक्रिया कराएंगे CCl4 और 4 NaOH के साथ, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और एक यहां से करेंगे, 2 करेंगे। तो पहले तो हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, बेंजीन रिंग बनाते हैं, और यहां O रह गया, और ये कार्बन यहां लगा है तो यहां से हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेंगे तो कार्बन लगा देंगे। ऑक्सीजन इधर 6 है तो 2 ऑक्सीजन इधर हम ले लेंगे। अब एक Na यहां लगा देंगे और एक Na यहां लगाएंगे। और बेटा यहाँ पे अब देखिए 2 हाइड्रोजन, एक ये और एक यहां से रिप्लेस किया, और 6 हाइड्रोजन ये है, तो 6 और 2 कितने हुए, 8। तो 4H2O निकाल देंगे, और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे थे तो ऑक्सीजन भी निकल गए। अब 4 Na यहां रह गए और 4 Cl है, तो माइनस का 4 NaCl निकाल देंगे। अब जो ये कंपाउंड बना है कोई माध्यमिक यौगिक बना है, माध्यमिक यौगिक, ऐसे मान लो कि ये माध्यमिक यौगिक है, नाम अगर लिखना चाहे तो वो एक अलग बात है। ये जब बन जाएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका अम्लीकरण करेंगे HCl के साथ, और HCl के साथ देखिए यहां पर Na कितने, 1 और 2, तो ट्वाइस Cl कर लो। अब 2 Cl ये है और 2 Na है, तो ट्वाइस NaCl निकल जाएगा, और आपके दोनों हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। एक OH हो जाएगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, COOH। बेटा ये जो बना है ये क्या बना है, सैलिसिलिक अम्ल बना है। इसे क्या कहेंगे, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये जो विधि है वो सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि है। और यहां से आप थ्योरी लिख सकते हो, जैसे जैसे आपने अभिक्रिया कराई है वैसे वैसे आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो ये रायमर्ट-टीमन अभिक्रिया कंप्लीट हुई। बेटा हम लोग डार्जन अभिक्रिया देखते हैं। डार्जन अभिक्रिया, बेटा ये एक डार्जन्स अभिक्रिया भी आती है, डार्जन और डार्जन्स में अंतर है। अगर डार्जन अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की विधि होती है। अगर हम कोई अल्कोहल ले लें, जैसे हमने यहाँ पे लिया C2H5OH, तो ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। और इसकी IUPAC की बात करें तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल। अभिक्रिया कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2। ये थायोनिल क्लोराइड होता है, थायोनिल क्लोराइड। अगर इस थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम कराएं तो थायोनिल के क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, C2H5Cl, ये एक Cl यहां जुड़ जाएगा, C2H5Cl, और एक ऑक्सीजन इधर है और एक इधर है, तो प्लस SO2 निकल जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास, एक H और एक Cl प्लस HCl। अब ये जो बना है वो क्या बना है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। इसको अगर हम थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी आपको यही कहोगे कि किसी भी अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो 7वीं के बाद हमारी 8वीं थी, 8वीं अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो हमारी 8वीं अभिक्रिया जो आती है वो युग्मन अभिक्रिया थी। युग्मन अभिक्रिया, बेटा इस युग्मन अभिक्रिया को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। बेटा यहां पर हम क्या ले लेते हैं, फिनॉल। देखिए फिनॉल लेंगे
और एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेंगे। तो सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया फिनॉल से करा देते हैं, तो H फिनॉल से बाहर ले लेते हैं बेंजीन रिंग से, और ये OH ले लेते हैं। ये अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो यहां से हम क्या निकालेंगे, HCl निकाल लेंगे। और यहाँ पे किसी भी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो हम क्षार में NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं। उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, केवल HCl निकलेगा, बाकी सब जोड़ देंगे। ये बेंजीन रिंग बना लेंगे, और यहां से N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड अगली बेंजीन रिंग बना के, और इधर हम क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, और प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। अब ये जो बना है वो क्या बना है, एजो रंजक बना है, एजो रंजक। इसे लाल डाई कहते हैं, लाल डाई। बेटा ये इसकी अगर IUPAC की बात करोगे तो आपका पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा है, पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो डाइफेनिल, पैरा हाइड्रोक्सी एजो डाइफेनिल। दो एन लगे हैं इसीलिए एजो कहेंगे, और दो फेनिल ग्रुप लगे हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, एजो डाइफेनिल। इसकी अगर हम थ्योरी अगर हम लिखेंगे तो ये लिख लेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर लाल रंजक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अगले टॉपिक हमारा है क्लेजन अभिक्रिया। और ये क्लेजन अभिक्रिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद ही कर लेना कि ये हर हालत में एग्जाम में देखने को मिलेगी 2025 में। तो क्लेजन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो बेटा क्या करेंगे, एक हम क्या कर लें, बेंजल डिहाइड ले लें, और 1 मोल एस्टल्डिहाइड को किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दें तो सिनेमल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे हमने लिया C6H5CHO, ये हमारा क्या है, बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। बेटा ये बेंजल डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया हम क्या कराएंगे, एस्टल्डिहाइड, और एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है। तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड को अगर हम लिखना चाहें तो हम H2 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, CHO। और किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओ, NaOH की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करा देंगे तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, H2O निकाल लेंगे। तो ये अब हमारा बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। बेटा ये जो बनेगा सिनेमल डिहाइड बनेगा, सिनेमल्डिहाइड। अब देखिए इसकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो बेंजल डिहाइड की अभिक्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर सिनेमल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन अभिक्रिया कहते हैं, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 2025 में आने की संभावना है, इसलिए इसको याद रखिए। और ये जितनी टिप्पणियां हैं आप लोग इनको नोट भी कर लें, जिससे आप भूलेंगे नहीं। अगला है लास्ट टॉपिक हमारा बचा है गाटरमान, गाटरमान कोक, और इस कोक को कोच भी कहते हैं। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण, एल्डिहाइड एल्डिहाइड संश्लेषण। बेटा इस अभिक्रिया को अगर देखें तो सबसे पहले हमें बेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए, C6H6 बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे कि अगर स्मॉल लेटर में वो लिखा है तो इसे क्या पढ़ते हैं, कोबाल्ट, और इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। और अगर हम बात करें बेटा इसको कार्बोनिल ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे। तो अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे कि अगर इसे थ्योरी लिखें तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अगर इसे प्रवेश कराएंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्या प्राप्त होगा। तो बेंजीन से अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाएंगे और जो मिलेगा वही लिख पाएंगे। तो C6 क्या मिलेगा, C6H5 यहां से कार्बन लेंगे और CHO और प्लस क्या निकलेगा, HCl वैसे के वैसे ही निकल जाएगा और ये क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो ये बेंजल डिहाइड बनाने की एक विधि थी, गाटरमान कोकेल्डिहाइड संश्लेषण। तो क्या लिखेंगे कि बेंजीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति, क्योंकि उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो उत्प्रेरक का काम देखिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl भी है, बट हम क्या लिखेंगे, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक मिश्रण में प्रभावित करने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान कोकेल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। बेटा उम्मीद करता हूं कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी और इन रिएक्शन को जब समझ में आई है तो इनकी आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, जो आप कराते हो वही उसी से याद हो जाएगी। और इनमें से 3 टिप्पणियां आपको 2025 के एग्जाम में केमिस्ट्री में दिखेंगी हर हालत में।